और टोक्यो में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे, जो उस वक्त भी वहीं थे जब सारे बड़े नेता अपनी अपनी बात कह रहे थे। अक्षय, अगर आप मेन पॉइंट्स पे एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान खींचना चाहें तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने छुआ और जो बाइडेन कह गए? शारिक, अगर मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो कुछ मेन पॉइंट्स, तो सबसे पहले अगर हिंद प्रशांत महासागर की बात की जाए तो क्वाड का जो गठन हुआ था वो उसका मुख्य कारण ये था कि जिस तरह से चाइना की ताकत बढ़ रही थी तो अपना वो इन्फ्लुएंस एक तरह से पूरे हिंद प्रशांत महासागर के जो देश है उनके ऊपर एक तरह से लादने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से बाकी जो देश है जैसे कि इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, आस पड़ोस के देश जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड के लिए निर्भर करते हैं, फिशिंग के लिए निर्भर करते हैं, उनको एक तरह से डराने धमकाने का काम था। तो ऐसे में अमेरिका के सहयोग से जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने क्वाड का गठन किया था। 2007 में ही हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वहां अपने पैर वापस खींच लिए थे और 2017 से एक तरह से रिवाइव किया गया क्वाड इनिशिएटिव को, जिसके बाद से ये दूसरी इन पर्सन मीटिंग है। पहली 2021 के सितंबर के महीने में हुई थी। तो अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो इस वक्त कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सबसे पहले जो बाइडेन ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ध्यान खींचा, जिसमें रशिया का जो इन्वेजन है एक तरह से यूक्रेन का, वो सबसे पहला मुद्दा रहा, जिसको लेकर एक तरह से दोबारा क्रिटिसाइज किया यूएसए ने रशियन इन्वेजन को। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अब इसकी भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अगर बाकी विजिट्स की बात की जाए तो भारतीय तरफ से ये कहा गया है कि वो एक शांतिपूर्ण समझौते का पक्षधर है, लेकिन अब तक खुलकर विरोध भारत ने नहीं किया है। तो क्या भारत अब खुलकर विरोध करेगा रशिया का? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में भारत ने रशियन तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा असहज अमेरिका, जापान और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है। लेकिन क्वाड का जो सिग्निफिकेंस है वो रशिया के बियॉन्ड जाता है। एक तरह से अगर बात की जाए पूरे इन्वेजन की, तो अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक रीजन से हटकर पूरे के पूरे रशिया के यूक्रेन के इन्वेजन पर चला गया था। और उसके बाद जो बाइडेन ने ये सुनिश्चित किया, ये आश्वासन दिया क्वाड के देशों को कि इसका ध्यान पूरी तरह से हटा नहीं है। इसलिए एक तरह से एशिया का पूरा एक मीट किया गया। वहां पर जो बाइडेन आए, उन्होंने बाकी कई सारे देशों से मुलाकात की और अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है, जिसमें 12 देश शामिल है। एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसका एक तरह से ये उसको काउंटर करने के लिए कहा जा रहा है। और एक और चीज शारिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर नजारा है इस वक्त टोक्यो का, क्योंकि मैं बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। तो आदित्य, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, अगर आप देख सके मेरे पीछे, तो कई सारे ऐसे झंडे यहां पर लगे हुए हैं पूरे में, जिसमें जापान के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के झंडे यहां पर पूरे इलाके में लगे हुए। ये एक तरह से सेंटर है टोक्यो का। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का ऑफिस भी है और रेसिडेंस भी। तो अगर आपको देखना है कि कहाँ पर ये समिट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं पीछे, जो मेरे पीछे कई सारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, गेट एक तरह से लगा हुआ है। वहां पर इस वक्त समिट चल रहा है और ये इस वक्त हम टोक्यो के सेंटर में मौजूद है। और इससे थोड़ी देर बाद तकरीबन अब क्वाड का समिट खत्म होने वाला होगा। उसके बाद स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और इसके बाद एक लंच रहेगा। एक फेलोशिप, सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, फेलोशिप लॉन्च की जा रही है अमेरिका द्वारा, जिसमें तकरीबन 100 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी यूएसए में पढ़ने की। उसके बाद बायलैटरल मीट शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया। आपके पास हम आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैठक हो रही है उसके बाद चारों राष्ट्राध्यक्षों का जो स्टेटमेंट आएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा।